हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स, या दूसरे वे में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस किया है कि स्पेस में अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है। अगर मान लो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं हमारे पास और उन सब्सटेंसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस के एटम्स हैं, सब्सटेंस के एटम के अंदर डायपोल्स हैं, वो डायपोल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अप्लाइड फील्ड के साथ अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन किस तरह से होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस हम लोग बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है कंडक्टर्स और दूसरा है इंसुलेटर्स। और कौन से बेसिस पे हम लोग इन दोनों को क्लासिफाई करते हैं कि किस तरह से ये जो मटेरियल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब अगर कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात करें, जो कि कंडक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं जब कंस्टिट्यूएंट एटम जो है एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है वो। अब ये तो हुआ कंडक्टिंग मटेरियल में ऐसा होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो फ्रीली मूव करता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड लगाया इन सब्सटेंस के ऊपर, तो ये जो फ्री चार्जेस हैं जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच में घूम रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करेगा। क्योंकि पहले कोई फील्ड नहीं था तो वो इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच में घूम रहा था। अब वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंडर मूव करेगा। अब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस की, वो इस तरह से होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते इन कंपैरिजन टू द कंडक्टर्स और कंडक्शन मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल्स। अब अगर मान लो कि हम लोगों ने उसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाया, अब हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री है ही नहीं, बट उसके फील्ड लगाने के बाद तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, तो वो अपनी जगह से मूव बिल्कुल नहीं करेगा। बट वो क्या कर सकता है कि वो क्या कहते हैं, हल्का सा अपनी पोजीशन से मूवमेंट करेगा, वो एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस किया, उन करने के बाद भी वो क्या है, विद इन द एटम ही रहेगा, क्योंकि वो बाउंडेड है, वहाँ फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है, फ्री नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मान लो बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी भी एक इंसुलेटर में, तो केमिकल बॉन्ड्स कई बार ब्रेक हो जाते हैं और उस वजह से सब्सटेंस भी ब्रेक हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उनकी जो बॉन्डिंग है पीच की पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये जो फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁹ वोल्ट्स पर मीटर के अप्रॉक्सीमेटली आता है। एग्जाम्पल्स आ गए इसमें इंसुलेटर्स के, सल्फर हो गया, पोर्सिलीन हो गया, माइका हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस हैं हम उनको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, जो कि हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं। अब मान लो हमारे पास एक इंसुलेटिंग मीडियम है, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में तो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा है, बट अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। हमने ये देखा, या हमको पता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, सब्सटेंस में कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि कुछ डिफरेंट चीज़ होती है। पहले वाले केस में कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सब्सटेंस के, उनका परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, और ये जो डायपोल है वो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में आते हैं। अब इस इफेक्ट की वजह से, या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। उसमें से पहली कैटेगरी जो होती है
कि मान लो अगर जो मॉलिक्यूल है सब्सटेंस का उसके पास परमानेंट डाइलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है या परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है तो उसको हम लोग नॉन पोलर सब्सटेंस बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज, अगर मान लो मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस का उसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उस केस में सब्सटेंस है उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अब मान लो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी एक सब्सटेंस के, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और हमको पता है कि या देखते हैं हम कि इफेक्ट जो है उनके ऊपर किस तरह का पड़ता है, इंटायर सब्सटेंस का क्या पड़ता है, वो हम डायरेक्टली फील्ड में रखने के बाद देख सकते हैं। अब ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या जो इंसुलेटर्स है उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, उसके बारे में। अब उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या फिनोमिना होगा। अब अगर हम लोग सिंपल मॉडल के बारे में देखें तो हमारे पास एक एटम है। एटम जो है उसके अंदर ऑब्वियसली क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze होता है और जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू एक क्लाउड बनाता है। दैट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है न्यूक्लियस के आजू बाजू। ये जो हम लोग डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है, डायग्राम में एग्जैक्टली ये सेंटर में जो है ये जो है हमारा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आजू बाजू ये जो ब्लैक कलर का पूरा रीजन जो है वो क्लाउड बना रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो एज ए होल अगर माने तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज सेंटर में और नेगेटिव चार्ज उसके आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो और जो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करते हैं, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एटम में ज़ीरो होता है या कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है। अब अगर मान लो कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस तरह से कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है मॉलिक्यूल का सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तब भी वो मॉलिक्यूल जो है उसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, ओके। तो अगर मान लो एटम जो है इस एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट साइड में चला गया, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट हैंड साइड में चला गया और हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही जा रहा है। अब इस वजह से जो है वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। हमारे डायग्राम में भी एग्जैक्टली वही चीज़ दिया हुआ है कि ये जो पहले तो क्या है दोनों के दोनों सेंटर में थे, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया और नेगेटिव का जो है वो राइट हैंड साइड में चला गया, ठीक है। अब अगर मान लो ये होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो दो अलग अलग सेंटर के बीच में लगता है और वो क्या करता है, एज पर कूलम्ब लॉ ट्राई टू ब्रिंग द सेंटर्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है सेंटर को सेपरेट करता है वो इक्वल हो जाता है टू द अट्रैक्टिव फोर्स जो उन दोनों के बीच में लग रहा है। अब इस इक्विलिब्रियम में ये जो स्टेट है जिसको हमने डेल बोला, अगर मान लो डेल जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है, तो हम बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इंड्यूस हो जाता है उसमें, और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो है एटम में वो होता है ZE डेल के बराबर। किसके बराबर, वो ZE डेल के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब मान लो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम बोल सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो किसके बराबर होता है, P इज इक्वल्स टू अल्फा E इसके बराबर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो डायपोल मोमेंट P जो है
दैट इज इक्वल्स टू अल्फा ई। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा अल्फा जो है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो है दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हैं किसी भी एक एटम का या किसी भी एक मॉलिक्यूल का, और इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। इस सिचुएशन में या द केस ऑफ एटम में अगर हम लोग बात करें कि बहुत सिंपल होता है बट इट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं इजीली पोलराइज हो सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बट वो कुछ अदर डायरेक्शन में नहीं हो सकते। कुछ में होते हैं इजीली और कुछ में इजीली नहीं हो पाते। जैसा कि एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, दैट मीन्स जो है अगर ये है उसकी एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग पोलराइज करें तो उसकी जो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है वो 4.5 इंटू 10⁻⁻40 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पर न्यूटन होता है। बट की वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द एक्सिस, अगर इस डायरेक्शन की बात करो तो वो है 2 इंटू 10⁻⁻40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, सॉरी ऊपर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर बोल गया, इट इज कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻40 कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन आ गया। अब ये जो है हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है वो अलोंग द डायरेक्शन जो है वो इजीली वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, बट रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन में पोलराइज नहीं हो पाता है। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले तो हम लोगों ने देखा अलोंग द एक्सिस या इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब अगर मान लो वो एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है विद द एक्सिस ऑफ अ मॉलिक्यूल, तब दो कंपोनेंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक जो हो जाएगा पैरेलल टू द एक्सिस, जिसको हम लोगों ने ई पैरेलल बोला, और जो दूसरा है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो उसको हम लोगों ने ई परपेंडिकुलर, ई पर्प से रिप्रेजेंट किया। अब जो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है वो हम लोग क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल टू द एक्सिस से निकाल सकते हैं। अब पैरेलल टू द एक्सिस से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू अल्फा पैरेलल, ये जो P है वो भी पैरेलल है, P पैरेलल इट इज इक्वल्स टू अल्फा पैरेलल एंड E पैरेलल, इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूं तो इंड्यूस्ड डायपोल जो है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो इस तरह से निकल सकता है, P परपेंडिकुलर इट इज इक्वल्स टू अल्फा परपेंडिकुलर इंटू E परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा पैरेलल डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, और ये हो गया इंड्यूस परपेंडिकुलर डायपोल। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो ये जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें कि पैरेलल, ये पैरेलल इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, जिसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अगर मैं टोटल डायपोल जो है इंड्यूस डायपोल निकालना चाहूँ मॉलिक्यूल में, तो वो किस तरह से निकल सकता है, वैसे निकल जाएगा कि P जो है टोटल डायपोल जो है P इज इक्वल्स टू P पैरेलल प्लस P परपेंडिकुलर, ये निकलेगा। ठीक है, अब टोटल जो है P पैरेलल प्लस P परपेंडिकुलर इस तरह से निकल जाएगा। P इज इक्वल्स टू पैरेलल के लिए मैंने क्या लिख लिया, दैट विल इक्वल्स टू अल्फा पैरेलल इंटू E पैरेलल प्लस अल्फा परपेंडिकुलर इंटू ई परपेंडिकुलर। इस तरह से मेरे पास टोटल इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट निकल जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर जो है इंड्यूस डायपोल जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है होगा। तो जो CO2 का केस बोलूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मॉलिक्यूल को, उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो जो चार्जेस हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे कि जो इंड्यूस्ड डायपोल है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा,
उस सिचुएशन में क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स निकल जाएंगे और वो कंपोनेंट्स Ex, Ey एंड Ez के फॉर्म में निकलेंगे किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इन कंपोनेंट्स की वजह से हमको जो इंड्यूस्ड डायपोल कंपोनेंट मिलेंगे वो Px, Py एंड Pz मिलेंगे। और हमको ये मालूम है, ये ध्यान में रखना है कि y और z कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं Px में। सिमिलरली कंपोनेंट जो है Py और Pz भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब लीनियर रिलेशनशिप अगर देखें किसके किसके बीच में, P और E के बीच में, हमारा P और E के बीच में अगर रिलेशनशिप देखते हैं तो वो किस तरह से मिलता है कि देख सकते हैं जो Px है वो अल्फा XX Ex प्लस अल्फा XY Ey एंड अल्फा XZ Ez इस तरह से निकल सकता है। सिमिलरली Py का भी अल्फा YX Ex अल्फा YY Ey एंड अल्फा YZ Ez, और Pz जो है वो अल्फा ZX Ex अल्फा ZY Ey प्लस अल्फा ZZ Ez इस तरह से निकलता है। हम बोल सकते हैं पॉसिबल है कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से अरेंज करें कि जो ऑफ डायगोनल टर्म जो है इक्वेशन नंबर 6 में वो ज़ीरो हो जाए, डायगोनल वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाए, और उस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा XX, अल्फ़ा YY और अल्फ़ा ZZ वही चीज़ हमको मिलेगी। और ये जो पोलराइजेबिलिटी है उसको हम लोग प्रिंसिपल पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। हमको ये पता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस वो चेंज होता है अगर मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज की जाए। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को निकाल सकें। तो उसमें जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा इस तरह से निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा XX, अल्फ़ा XY एंड अल्फ़ा XZ, अल्फ़ा YX, YY YZ एंड अल्फ़ा ZZ, अल्फ़ा ZY एंड अल्फ़ा XZ इस तरह से निकाल सकते हैं एग्जैक्टली आराम से। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 थी, लास्ट में हम लोगों ने अल्फ़ा देखा, ये जो हमारा लास्ट में अल्फ़ा जो था उस अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं जो अल्फ़ा कंपोनेंट है उसके टोटल 9 कंपोनेंट्स हो जाते हैं और उसको पोलराइजेबिलिटी टेंसर बोलते हैं। अगर मान लो अब जो सब्सटेंस है वो ऐसे एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जिसको अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल इंड्यूस हुआ और उसको हम बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो पोलराइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है उस फिगर में भी यही दिखा है कि ये जो हमारा ये क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होके सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है जिनके पास, उनको अलग तरीके से हम पोलराइज करते हैं, और जिनके पास नहीं होती उनको अलग तरीके से होता है। जैसे हम लोग वाटर को मॉलिक्यूल लें, वो H2O मॉलिक्यूल लें, तो इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। जो फिगर है राइट हैंड साइड में डायग्राम है वो वाटर मॉलिक्यूल का डायग्राम है। जैसे ये H एंड ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच में 108 डिग्री का गैप। जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में लगाते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक हमको F माइनस ये नेगेटिव फील्ड कंपोनेंट मिलता है और हमको एक पॉजिटिव कंपोनेंट मिलता है F माइनस एंड F पॉजिटिव मिलता है, जो कि टॉर्क जो है उसकी वजह से उसके ऊपर एक्ट करता है, और जो डायपोल है मॉलिक्यूल का वो अपने आप को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करता है। और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल जो है अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है उसकी थर्मल मोशन की वजह से, और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है मॉलिक्यूल का वो अचीव हो जाता है इन दो इफेक्ट से, एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से और एक थर्मल मोशन की वजह से। ठीक है, ये जो दिख रहा है हमारा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये रैंडम ओरिएंटेशन है सारे के सारे डायपोल्स का जिनके पास परमानेंट डायपोल है। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पर और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो इसमें सारे के सारे जो डायपोल हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यह बोल सकते हैं कि एक साइड जो सब्सटेंस का है
वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाते हैं और दूसरे साइड में जो है नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाते हैं। इस सिचुएशन में जो सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड बोलते हैं। और जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है, कितना पोलराइजेशन हुआ किसी भी सब्सटेंस में, वो हम लोग डायपोल मूवमेंट इंड्यूस जो हुआ पर यूनिट वॉल्यूम या पोलराइजेबिलिटी डेंसिटी है उससे मालूम कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं पूरे के पूरे यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं और टोटल में कितने हैं उनका हम लोग अगर एल्जेब्रिक सम निकालें तो टोटल निकल सकता है। और ये जो हमारा इंड्यूस्ड डायपोल है उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब अगर पोलराइजेशन है पूरे के पूरे सब्सटेंस में हो रहा वो यूनिफॉर्म है तो सब्सटेंस के एक साइड में सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस और एक साइड में सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं और पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और बाकी समय साइड में नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑब्टेन होती है हमको। और जो इनर पोर्शन रहता है सब्सटेंस का, टेल ऑफ वन डायपोल में हेड ऑफ अदर डायपोल, अगर मान लो ये जो है ये एक डायपोल है, इस डायपोल में क्या है कि एक का टेल और दूसरे का हेड, ये देखो ये जो सेकंड है इसका टेल है और जो फर्स्ट वन है उसका हेड आ रहा है। तो इस तरह से पूरे के पूरे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इस तरह से ज़ीरो हो जाती है। और जो चार्जेस हैं सरफेस पे पोलराइज सब्सटेंस के उसको बाउंड चार्जेस बोलते हैं और वो जो सरफेस डेंसिटी है वो उसको हम लोग सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सिग्मा बी से। अब हमने ये देखा है कि सब्सटेंस जो है वो नॉन होमोजीनियस होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो उसका जो इनर रीजन है किसी भी सब्सटेंस का उसमें क्या है कि हेड ऑफ अ सर्टेन डायपोल सेम नंबर ऑफ टेल ऑफ अदर डायपोल लाइन नहीं करते हैं, वेरिएशन आ जाता है। तो स्टेट ऑफ डायपोल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लोगों ने ये फिगर में देख सकते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव सेंटर में है सारे के सारे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग इनर पोर्शन में जो है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो नॉन ज़ीरो है। तो जो ऐसे वॉल्यूम में चार्ज ऑब्टेन जो है ड्यू टू पोलराइजेशन उसको वॉल्यूम बाउंड चार्ज बोलते हैं और उसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और जो चार्जेस हैं सरफेस के ऊपर पोलराइज सब्सटेंस के उसको हम लोग बाउंड चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जो इनर पोर्शन है हमने देखा वो नॉन ज़ीरो हो गया और जो वॉल्यूम चार्ज जो है पोलराइजेशन की वजह से उसको वॉल्यूम बाउंड चार्ज बोलते हैं और जो वॉल्यूम डेंसिटी है उसको डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको किससे, डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाउंड चार्जेस हैं वो कभी कभी हम लोग उनको पोलराइजेशन चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक्स एंड द पोलराइजेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।